इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। ओके बच्चों, ये देखो बच्चों हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट जो है ना उसको फुली क्या कर लिया है, हमने उसको फुली कंप्लीट कर लिया है, बस थोड़ा सा रह गया है। उसके बाद आज ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा और आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ना वो मैं आप लोगों को और दूंगा, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने उसको सोल्व करना है। अभी क्या है कि मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया था इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया था यहाँ दो पार्टीज है, लैंडर एंड बोरर। बोरर को डर है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का, एंड लैंडर को डर है इंटरेस्ट रेट के कम होने का। इस डर को खत्म करने के लिए हमने कुछ हेजिंग मेथड्स पढ़े थे, एफआरए फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, कैप, फ्लोर एंड कॉलर। क्लियर है? अभी हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा था स्वैप। आपने बैंक से फ्लोटिंग रेट पे डेट लिया, बट फ्लोटिंग बढ़ सकता था, तो आपने क्या किया कि एक और बंदे को हायर किया, उसके साथ कॉन्टेक्ट किया कि आप उसे फ्लोटिंग देंगे, वो उसके बदले में आपको उतना फिक्स देगा जितना आपने बैंक में पे करना है। क्लियर है? और मैंने आपको ये बताया था कि ये वाइस वर्सा दोनों स्टेजेस पर हो सकता है। बैंक के साथ आपका फ्लोटिंग था, बैंक के साथ आपका क्या था, फ्लोटिंग था, तो आप फिक्स देंगे, वो फ्लोटिंग आपको देगा। आपने फिक्स उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो आपको फ्लोटिंग देगा और आपने वही बैंक को पे कर देना है। दूसरे केस में बैंक के साथ आपका क्या है, फिक्स। अब आप फ्लोटिंग देंगे और उससे फिक्स लेंगे, लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब आपको गारंटी हो कि इंटरेस्ट रेट क्या होने वाले हैं, कम होने वाले हैं। उसके अलावा ये मुमकिन नहीं है। तो दिस इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझसे पूछे ताकि मैं आगे चलूं चैट बॉक्स में। कोई इशू यहाँ तक जितना कल पढ़ा था? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। ओके बच्चों, आज का जो टॉपिक है ना, आज का टॉपिक हमारा है बच्चों, हमने ना सारे मेथड्स पढ़ लिए थे और कल मैंने आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी पढ़ा दिए थे इंटरेस्ट रेट स्वैप के, कि भाई इसको रिवर्स किया जा सकता है, ये फ्लेक्सिबल है, टेलर मेड है, काउंटर मार्केट में एग्जिस्ट करता है, तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। और फॉरेन फॉरेन करेंसी को भी आप क्या कर सकते हैं, स्वैप। आप एक फिक्स रेट पे करेंगे और उनसे उस टाइम का रेट, चेंजिंग जो रेट होगा वो आप क्या ले लेंगे, उस काउंटर पार्टी से आप लोग ले लेंगे। क्लियर है? उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं कि जिसका फाइनेंस फील्ड से लेना देना नहीं, वो स्वैप से दूर रहे। क्लियर है बच्चों? और काउंटर पार्टी इन्वॉल्व होती है, काउंटर पार्टी सुइटेबल काउंटर पार्टी को ढूंढना क्या है, मुश्किल है। और दोनों में से एक भी बंदा डिफॉल्ट कर गया या वो अनएबल टू पे इट्स साइड ऑफ ऑब्लिगेशन, तो दूसरा बंदा क्या आ जाएगा, इन डेंजर आ जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। अब आगे पढ़ते हैं फर्दर। बच्चों शुरू में ना दो इंटरनल हेजिंग मेथड थे जो हम छोड़ गए थे, मैंने कहा था ये मैं एंड पे पढ़ाऊंगा। एक मैचिंग और एक स्मूथिंग। बच्चों आपको पता है डिफरेंट टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट डिफरेंट टाइप का होता है। आपके कुछ एसेट्स होते हैं, वो कहते हैं जो इंटरेस्ट बेस्ड एसेट है,
और जो इंटरेस्ट बेस्ड लायबिलिटीज हैं इन पे, अच्छा कोई बच्चा मुझे बताओ कौन सा एसेट ऐसा है, एक एसेट की एग्जांपल दो जो इंटरेस्ट बेरिंग है। Which of the following asset is an interest bearing asset? कोई एक ऐसा एसेट जो इंटरेस्ट बेरिंग है। हाँ वो भी है, उसके ऊपर आपको पे करना पड़ता है। बच्चों इंटरेस्ट बेस्ड लायबिलिटीज का तो पता है ना, क्योंकि लायबिलिटी के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होता है। इसी तरीके से इंटरेस्ट बेस्ड एसेट होते हैं जिनके ऊपर आपको इंटरेस्ट आता है। देखो ना, हर बिजनेस के पास लायबिलिटीज भी है, एसेट भी है। लायबिलिटीज के ऊपर बिजनेस इंटरेस्ट पे करता है, एसेट्स के ऊपर बिजनेस को इंटरेस्ट रिसीव करना होता है। तो बच्चों मैचिंग वाले कहते हैं अगर आपकी लायबिलिटीज फ्लोटिंग रेट में है तो आपके एसेट भी किसमें रखो, फ्लोटिंग रेट में, ताकि आप उनको क्या कर सको, मैच। जब आप एसेट और लायबिलिटीज को मैच कर लेंगे तो एसेट थोड़े कम हो जाएंगे और कम अमाउंट पे इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट की जो जिसे कहते हैं फटीक जो होती है, इंटरेस्ट का एक वो जो है ना प्रेशर, वो कम पड़ेगा। तो मैच तभी कर सकते हैं जब दोनों सेम नेचर ऑफ डेट हो। जैसा कि अगर इंटरेस्ट बेस्ड एसेट्स जो है वो उस पे आपको फ्लोटिंग रेट आता है, तो आप लायबिलिटीज भी वहां से लो जहां फ्लोटिंग रेट आप पे कर सको। तो फ्लोटिंग रिसीव करो, फ्लोटिंग पे करो, मैच कर लो। कितना ज्यादा नुकसान है कि अगर आप लोग क्या करते हो, मेरी जो लायबिलिटीज है ना देने वाली, वो किस में है, फ्लोटिंग में, बट मुझे पैसा आ किस में रहा है, फिक्स में। बात समझ आ रही, मैं पैसा पे करता हूँ फ्लोटिंग में, आ मुझे किस में रहा है, फिक्स में। भाई ये तो बहुत रिस्की सिचुएशन है। फ्लोटिंग में मैं पे करता हूँ तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा। रिसीव होना है, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से मुझे तो जो फिक्स अमाउंट है वही आएगी ना। तो बेहतर है कि जिस टाइप ऑफ इंटरेस्ट में आप लोग पे करते हैं उसी टाइप ऑफ इंटरेस्ट में आप लोग एसेट को रिसीव भी करो। सो दिस इज द मैचिंग कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट बेस्ड एसेट एंड इंटरेस्ट बेस्ड लायबिलिटीज। क्लियर है बच्चों? मैच योर assets and liabilities with the same type of interest rate। यहां तक किसी को कोई मसला है मैचिंग में तो मुझे बताओ, मैचिंग समझ आ गया आप लोगों को? बाकी बच्चों को समझ आ गया? उकाशा, तलहा, सैयद उमर, कौन, शाहिद? ओके, दिस इज द मैचिंग। तो अगर आप पीछे से जरा चले जाएं तो आप इसको क्या कर रहेंगे, आप इसको एक दफा पढ़ लें मैचिंग को, कि मैचिंग होता क्या है। Matching है, this approach requires a business to have both asset and liabilities with same kind of interest, with same kind of interest, same kind of interest। The closer the two amounts, the better। तो जितनी close होंगी ये अमाउंट उतनी अमाउंट कम आएगी और उतना आपको रिस्क कम फेस करना पड़ेगा। So this is what, this is matching concept। What about smoothing concept? स्मूदी कॉन्सेप्ट वाले कहते हैं अली हसन तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन एक एक्सटेंट तक ठीक है, उसके बाद तुम्हारी बात गलत हो जाएगी। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हो? उन्होंने कहा लिसन, तुम्हारी लायबिलिटीज भी फ्लोटिंग में है और तुम्हारे एसेट्स भी फ्लोटिंग में है, तो खुदा ना खास्ता इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बजाय बढ़ गया ना, तो कोशिश करो कि आधे एसेट्स एक टाइप ऑफ इंटरेस्ट में और आधे एसेट दूसरी टाइप ऑफ इंटरेस्ट में, आधी लायबिलिटीज एक टाइप ऑफ इंटरेस्ट में और आधी लायबिलिटीज अनदर टाइप ऑफ इंटरेस्ट में रखो, यानी कि डिवाइड कर लो। आपके एसेट्स भी हाफ हाफ, हाफ फ्लोटिंग हाफ फिक्स, हाफ से फिक्स रिसीव करो हाफ से फ्लोटिंग। लायबिलिटीज भी हाफ को फ्लोटिंग में पे करो और हाफ को फिक्स में क्या करो, पे करो। तो इससे क्या होगा, अगर फ्लोटिंग में आपको रिस्क है तो फिक्स में बच जाएगा, तो
क्या हो जाएगी, बैलेंस सिचुएशन हो जाएगी। तो या तो आप मैचिंग कर लो, सारे एसेट फ्लोटिंग, सारी लायबिलिटीज फ्लोटिंग, या आप स्मूथिंग कर लो, आधे एसेट फ्लोटिंग, आधी लायबिलिटीज फ्लोटिंग, आधे एसेट फिक्स, आधी लायबिलिटीज फिक्स। दैट इज द स्मूथिंग कॉन्सेप्ट। किसी बच्चे को कोई मसला है स्मूथिंग कॉन्सेप्ट में तो वो पढ़ ले। In this simple approach to interest rate risk management, the loans for depositors are simply divided so that some are fixed rate and some are variable rate, means floating rate. बात समझ आ गई? तुम्हें बात समझ आ गई? ओके, हाँ कोई क्वेश्चन है बच्चों? हसन, बच्चों स्मूथिंग मैचिंग समझ आया ताकि मैं आगे चलूं? असफान आपको समझ आया? ओके जी, तो बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक मेजर काम था ना इसका, वो हम लोगों ने खत्म कर दिया है। वो हमारा खत्म हो गया कि इंटरेस्ट रेट का रिस्क और उसको हेज करने का तरीका, एंड हाउ इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट, ये हमने पढ़ लिया है। अब कुछ और सपोर्टिंग थ्योरीज हैं एक दो पेजेस की, वो हम लोग इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे और ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो बच्चों याद रखना, यील्ड कर्व जो है वो सबसे ज्यादा पेपर में टेस्ट किया जाता है थियरी में। यील्ड कर्व क्या थ्योरी में सबसे ज्यादा आता है क्या? यील्ड कर्व, दिस इज द यील्ड कर्व। ओके सर, यील्ड कर्व आपको बताता क्या है? यील्ड कर्व आपको बताता क्या है? आप लोगों ने मुझे इस सवाल का जवाब देना है, क्या हर तरह के डेट पे सेम टाइप ऑफ इंटरेस्ट होता है या सेम यील्ड आती है? यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स होते हैं, क्या हर एक पे एक जितनी यील्ड मिलती है आपको या अलग मिलती है? डिफरेंट, ओके, डिफरेंट, यस। तो जो याद रखना, सेम यील्ड आपको कभी भी हासिल नहीं होती, सेम यील्ड आपको कभी भी हासिल नहीं होती। तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें कुछ यूं करना पड़ेगा कि दिस इज योर यील्ड कर्व, ये आपका क्या है? यील्ड कर्व है। इसको मैं आपके ये जो नोट्स हैं इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूं। ओके बच्चों, दिस इज योर यील्ड कर्व। ये जो यील्ड कर्व है ना, इसमें आपके तीन तरह के कर्व बनते हैं। पहले मैं कर्व को समझाता जाऊंगा, साथ साथ थ्योरी को समझाता जाऊंगा, क्यों डिफरेंट टाइप ऑफ जो लोन्स हैं उन पे डिफरेंट इंटरेस्ट क्यों होता है, डिफरेंट यील्ड क्यों होती है, डिफरेंट आउटपुट। बच्चों इसको यील्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ मैं एज एन इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं एज ए लेंडर, एज ए बैंक बात कर रहा हूँ। तो बैंक तो मैंने आप सबको लोन दिया हुआ है, ये जितने भी 17-18 बच्चे मेरी क्लास ले रहे हैं ना, ये सारे मेरे डेट होल्डर्स हैं, मैंने आपको लोन दिया है। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि आप लोगों से जो मुझे रिटर्न आता है वो डिफरेंट क्यों है। सबसे पहले आते हैं नॉर्मल यील्ड कर्व। कौन सा यील्ड कर्व? आप गौर से सुनना, हमारी जो एक्स एक्सिस है ना उसके ऊपर है हमारे ईयर्स, ईयर्स मतलब टाइम, एंड जो हमारा वाई एक्सिस है उसके ऊपर है हमारे पास यील्ड। बच्चों नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल यील्ड कर्व है, इसका मतलब है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम ऊपर जाता जाता है यील्ड क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। इस बात की समझ आई नॉर्मल यील्ड कर्व को? ये नॉर्मल की लाइन है,
ये ऊपर जा रही है, मतलब क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम ज्यादा हो रहा है, आपकी जो बॉन्ड है, जो आपका लोन है, उसके ऊपर इंटरेस्ट की परसेंटेज यील्ड भी क्या होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। मुझे बताओ कि यहां तक समझ आ गया? किसी को ये तो नहीं लग रहा कि नॉर्मल पता नहीं क्या बता रहा है? नॉर्मल यील्ड कर्व बताता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है यील्ड ज्यादा हो रही है। कोई इशू? क्या हो रहा है या ओके बच्चों, नॉर्मल यील्ड कर्व को एक्सप्लेन कौन करता है? क्यों सर, ऐसा भी क्या है? नॉर्मल यील्ड कर्व बनता क्यों है बच्चों? उस थ्योरी का नाम है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। क्या नाम है इसका? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ये कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया था हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। मेरे पास दो तरह के लोग हैं, एक वो बंदा है जिसने 2 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, और एक वो बंदा है जिसने 6 माह के लिए पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो जो 2 साल वाला बंदा है उसको रिस्क ज्यादा है, क्योंकि रिस्क बढ़ता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो 6 माह बाद वाला बंदा है उसको रिस्क क्या है, कम है। तो बच्चों जो 2 साल वाला बंदा है, ठीक है, क्लियर है बच्चों, वो मुझसे रिटर्न क्या मांगेगा, ज्यादा मांगेगा अगर मैं बैंक हूं और वो लैंडर है। लेकिन अगर मैं लैंडर हूं, मैंने उसको लोन दिया है, तो 2 साल वाला जो बंदा है, मुझे रिस्क ही है मेरी इन्वेस्टमेंट, तो मैं उससे क्या मांगूंगा, रिटर्न ज्यादा। जो 6 माह वाला बंदा है, मैं उससे क्या मांगूंगा, कम। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी एक्सप्लेन करती है नॉर्मल यील्ड कर्व को। किसको? नॉर्मल यील्ड कर्व को। नॉर्मल यील्ड कर्व क्या है? नॉर्मल यील्ड कर्व है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यील्ड की पैदावार बढ़ती क्यों है? क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिस्क बढ़ता है। तो वो बंदा जिसने ज्यादा टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, उस बंदे के पास पैसा नहीं है, उसने अपना पैसा आपको दिया हुआ है विद द लॉन्ग टाइम पीरियड। तो बच्चों उसको थोड़ा बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज उसकी लिक्विडिटी मेंटेन नहीं है। और एक ऐसा बंदा 6 माह बाद पैसे निकलवा लेता है। अगर आप दोनों को एक ही यील्ड देंगे तो कोई बंदा भी लंबे अरसे तक आपके बैंक में पैसा नहीं रखेगा। तो जो ज्यादा अरसे के लिए रखेगा, हमें उसे यील्ड ज्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी एंड दिस इज द नॉर्मल यील्ड कर्व। किसी को कोई मसला है तो मुझसे पूछ सकता है अभी और इसी टाइम, जल्दी बताओ। ओके बच्चों, तो आपको बात समझ आ गई है इसकी? अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने बताया है कि अंडरस्टूड, बाकी सब क्या गाय भैंसों की तरह सो रहे हैं? अंडरस्टैंड। ओके बच्चों, दिस इज द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। एक बच्चा अपना माइक्रोफोन ऑफ करेगा, जिसके सिग्नल बिल्कुल सही आ रहे हैं, और वो इसको रीड करेगा। दैट इज द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ओकाशा पाई, आप प्लीज। This theory suggests that the investors prefer to have cash now and so require a compensation later, for lending money. The longer the period for which money is lent, the higher will be the interest rate to compensate the lender for deferring their use of the loaned cash. The higher interest rate for the long-term debt over short-term debt will also compensate lender for increasing risk over time. For example, the increasing risk of default with the increasing maturity
Liquidity preference theory can therefore explain why the yield curve is normally upward sloping. अपवर्ड स्लोपिंग मतलब नॉर्मल यील्ड कर्व। ये आप यहाँ पर नॉर्मल यील्ड कर्व की डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, जरा पढ़ो काशा। Longer maturity bonds have a higher yield compared with the shorter term bonds due to the risk associated with time. शाबाश जी अब्दुल्ला जी। स्वाति, कोई क्वेश्चन है आपको? तो पूछे। ओके बच्चों, नेक्स्ट इन्वर्टेड यील्ड कर्व। क्या ये बच्चों इन्वर्टेड है? यार इसने तो मुझे सोच में डाल दिया कि भाई ऐसा भी मार्केट में क्या हो गया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो यील्ड कम, और टाइम जहां टाइम कम होगा वहां यील्ड ज्यादा। मैंने कहा भाई ये किस टाइप के बॉन्ड्स हैं कि जिनकी वजह से स्लोप अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड मूव कर रही है? ऐसा भी क्या हो गया मार्केट के अंदर कि जो शॉर्टर टर्म बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर यील्ड ज्यादा और जो लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर यील्ड कम? उसने कहा लिया सर ये तब हुआ जब आपकी इकोनॉमी में र्यूमर्स फैले होते हैं कि मुल्क बैंकरप्ट हो जाएगा, आपकी इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ जा रही है, आपकी इकोनॉमी उसका जीडीपी गिर रहा है, आपकी इकोनॉमी डिप्रेशन की तरफ जा रही है, आपकी इकोनॉमी बूम से नीचे आ रही है। तो इसका मतलब है जब लोगों को लगता है कि फ्यूचर के अंदर इकोनॉमी गिर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हालात खराब हो जाएंगे, तो लोग कहते हैं कि भाई शॉर्टर टर्म में हमें अभी यील्ड क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म, क्योंकि पता है बाद में तो बैंकरप्ट हो गया या इकोनॉमी नीचे चले गई तो इवेंचुअली क्या होगा कि हमें वैसे रिटर्न क्या मिलेगा, कम। तो वो शॉर्टर टर्म बॉन्ड्स के ऊपर रिटर्न ज्यादा मांगते हैं एज कंपेयर टू द लॉन्गर टर्म बॉन्ड। तो पेपर में सवाल आता है इकोनॉमिक रिसेशन तो खबरदार कौन सी थ्योरी करती है, एक्सपेक्टेशन थ्योरी। तो इन्वर्टेड यील्ड कर्व को एक्सप्लेन कौन सी थ्योरी करती है, एक्सपेक्टेशन थ्योरी। क्योंकि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन है कि करेंसी नहीं, मुल्क के माशी हालात जो है वो बिगड़ने वाले हैं, मुल्क बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। तो इन दिस सिनेरियो इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टेड to gain the return on shorter term bonds more than the return on the longer term bonds. So that's the reason. Clear है बच्चों? So that is the inverted yield curve. That is the inverted yield curve. Okay बच्चों, किसी को यहाँ पे कोई मसला है इन्वर्टेड यील्ड कर्व में? तो प्लीज एक्सप्लेन कर दें बच्चों, जरा जल्दी बताया करो। सर एक्सपेक्टेशन थ्योरी वाला जरा फिर से वो रिपीट कर दिया। देखो ना, तुम्हें लग रहा है कि फ्यूचर में मुल्क डाउनफॉल की तरफ जाने वाला है, मुल्क के हालात खराब होने वाले हैं, तो ऐसी सिचुएशन में 3 साल बाद 4 साल बाद आपको तो बिल्कुल ही अंदाजा नहीं है कि मुल्क कहाँ जाएगा। तो फिर जो शॉर्टर टर्म बॉन्ड्स होते हैं ना, उसके लिए आप यील्ड क्या मांगते हो, ज्यादा मांगते हो, क्योंकि फिर तो जंग हो जानी है या कोई सुनामी या कोई खतरा आ जाना है, तो तब तो यील्ड वैसे ही गिर जाएगी। तो आप शॉर्टर टर्म बॉन्ड्स पे यील्ड हायर मांगते हो एज कंपेयर टू द लॉन्गर टर्म बॉन्ड। और ये बताता है कि इकोनॉमी क्या होने वाली है, इकोनॉमी में डाउनफॉल आने वाला है। तो पेपर में सवाल आता है डाउनफॉल ऑफ इकोनॉमी, तो वो इन्वर्टेड यील्ड कर्व, और थ्योरी कौन सी है, एक्सपेक्टेशन थ्योरी। ओके काशा, प्लीज आप इन्वर्टेड यील्ड कर्व को एक्सपो करें, पढ़ें। Shorter term yields are higher than the longer term yields. It can be sign of upcoming recession. जी बच्चों, रिसेशन का मतलब होता है इकोनॉमी का डाउनफॉल, इकोनॉमी नीचे जाने वाली। एक्सपेक्टेशन थ्योरी पढ़ो। This theory suggests that the relationship between short-term and long-term interest rates can be explained by expectations regarding interest rate movements.
Where future interest rates are expected to rise compared to short-term interest rates, the yield curve will slope upwards. Where future interest rates are expected to fall compared to short-term interest rates, the yield curve will slope downwards. बात समझ आ गई बच्चों? बात समझ आई कि नहीं आई? एक्सप्लेन करो। उकाशा को आ गई, ओन हाइट को भी आ गई, तुम्हें आ गई? नेक्स्ट हसन, तलहा, ओके, असफन, आगे आ जाता है मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी। क्या? और जो अगला जो ग्राफ है ना, ग्राफ के ऊपर जो थर्ड कर्व है ना, वो है फ्लैट कर्व। वो कौन सा कर्व है? फ्लैट। तो दिस इज द फ्लैट कर्व। कौन सा कर्व है? जो फ्लैट कर्व का मतलब समझो, ये अक्सर बच्चों को ना एक्सप्लेन करना भी नहीं आता, और अक्सर टीचर्स को भी एक्सप्लेन करना नहीं आता, तो बच्चे अक्सर ना बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। मतलब फ्लैट कर्व तो उन्हें समझ आ जाता है, बट उसकी जो थ्योरी है जो उसको एक्सप्लेन करती है, ये फ्लैट कर्व फ्लैट क्यों है, वो बच्चों को समझ नहीं आती। क्लियर है बच्चों? तो अभी इसको देखो बच्चों, फ्लैट कर्व का मतलब क्या है? बच्चों फ्लैट कर्व का मतलब है कि आपकी जो शॉर्टर टर्म और जो लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स का जो यील्ड है वो बराबर यानी कि आसपास होता है, इक्वल टू द सेम लेवल है। सर ऐसा भी क्या हो गया कि, अब आपको बात समझ आ रही है कि ऐसा क्या हो गया कि शॉर्टर टर्म बॉन्ड्स और जो लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स है उनका यील्ड सेम है? सर सेम क्यों? आपको बात समझ आई कि ये थ्योरी एक्सप्लेन क्या कर रही है? तो ये फ्लैट यील्ड कर्व है। तो आप इसको जरा पढ़ लें, ये फ्लैट क्यों होता है? फ्लैट यील्ड कर्व, उकाशा। Yes, sir. The shorter and longer term yields are very close to each other, which is also a predictor of economic transition. ओके बच्चों, इकोनॉमिक ट्रांजिशन क्या होता है ये मैं अभी नहीं, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। क्लियर है बच्चों? ओके बच्चों, ओके सर ये थ्योरी है क्या? बच्चों देखो, मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी वाले कहते हैं कि लिए जरूरी नहीं है कि, याद रखना, डिफरेंट मैच्योरिटी के जो बॉन्ड्स है ना उनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। कि एक जैसे पिछले में दोनों में ताल्लुक था कि जो लॉन्गर टर्म है उनकी यील्ड ज्यादा, शॉर्टर की कम। इन्वर्टर में था कि शॉर्टर की ज्यादा, लॉन्गर की कम। उन्होंने कहा सर ये इन दोनों का यील्ड राउंड अबाउट सेम है, इरिस्पेक्टिव, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल रहे। मैंने कहा हाँ ऐसा क्यों हो गया? उसने कहा सर जरूरी नहीं है कि तुम्हारे टाइम के साथ ही हमेशा चलता रहे। क्या? इंटरेस्ट रेट की यील्ड। मैंने कहा ये बात तो सही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि टाइम के अलावा भी तो फैक्टर होगा। उसने कहा लिसन, हमने मार्केट को ना डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। एक सेगमेंट में जब लोन की डिमांड ज्यादा होती है तो वहां लोन की डिमांड को कम करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, ताकि दूसरे सेगमेंट को भी क्या किया जा सके, लोन प्रोवाइड किया जा सके। आपको पता है जब गवर्नमेंट को लोन चाहिए होता है वो भी कहां से लेती है? मैं अक्सर जब भी होता है ना हम कहते हैं हमारा इंटरनेशनल डेट इतना है। कभी किसी ने सोचा है हमारा इंटरनेशनल डेट कितना है और वो कौन कौन सी बैंक से हमने लिया हुआ है? हम स्टेट बैंक के कितने कर्जई हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है। तो जो हम डेट लेते हैं वगैरह, लेट्स सपोज पब्लिक सेक्टर में ना डेट की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है, हम वहां डेट महंगा देंगे ताकि लोगों की थोड़ी तवज्जो पीछे की जा सके, ताकि हम जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको भी डेट क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। तो इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए जहां डिमांड ज्यादा होती है वहां हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, यील्ड ज्यादा क्या करते हैं, मांगते हैं, और दूसरी तरफ यील्ड क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इट इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी। अच्छा सर इकोनॉमिक ट्रांजिशन क्या है? फ्लैट यील्ड कर्व वाले बताते हैं, जैसे इन्वर्टेड वाले बता रहे थे कि हमें प्रेडिक्शन है कि इकोनॉमी किस में जाने वाली है, इकोनॉमी डाउनफॉल में जाने वाली है, इकोनॉमी रिसेशन में जाने वाली है।
इसी तरीके से जो मार्केट ट्रांजिशन वाले हैं, इकोनॉमिक ट्रांजिशन वाले हैं, वो हमें बताते हैं कि जो इकोनॉमी है ना वो प्लान्ड इकोनॉमी बनने वाली है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब है जो टोटली मार्केट के अकॉर्डिंगली जो है ना वो चेंज होगी, प्लान्ड इकोनॉमी बनने वाली है, स्टेबल इकोनॉमी बनने वाली है। तो दैट इज नोन एज इकोनॉमिक ट्रांजिशन। जब भी वो पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेडिक्टर, तो फ्लैट यील्ड कर्व इज अ प्रेडिक्टर ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजिशन कि प्लान्ड इकोनॉमी। लेकिन इकोनॉमिक रिसेशन इन्वर्टेड यील्ड कर्व। थ्योरी कौन सी है? उसकी है एक्सपेक्टेशन थ्योरी और इसकी है मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी। इसकी एक एक लाइन पढ़नी है और एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप लोगों ने आगे जाना है और फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये टॉपिक यील्ड कर्व समझ आया है या नहीं आया। उकाशा, The reason why interest rates may differ between loans of different maturity could be because the balance between supply and demand differs between markets for loans of different maturity. बात समझ आई? वो कहते हैं कि शॉर्टर टर्म और लॉन्गर टर्म का यील्ड डिफरेंट इस वजह से भी होता है, डिमांड एंड सप्लाई डिफरेंट होती है इन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स। क्या मैं यही बात पहले एक्सप्लेन करके हटा था? यस, द सेम द डिटो थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट, If demand for long-term loan is greater than the supply, for example, because of high public sector borrowing requirement, interest rate in the long-term loan market will increase to restore equilibrium between demand and supply. ताकि थोड़ी डिमांड कम हो और डिमांड एंड सप्लाई क्या हो जाए, बराबर हो जाए। आगे, Differing interest rates between market for loans of different maturity can also explain why the yield curve may not be smooth but kinked. लग गया आप लोगों को? तो दिस इज मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी। अब आप मुझे बताओ यील्ड कर्व समझ आया? यील्ड कर्व में 3 लाइनें बनती है, नॉर्मल अपवर्ड स्लोपिंग, इन्वर्टेड डाउनवर्ड स्लोपिंग, फ्लैट। फ्लैट मतलब फ्लैट। और थ्योरी कौन कौन सी है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। हायर द हायर यील्ड, शॉर्टर पीरियड लोअर यील्ड। नंबर 2 सेकंड थ्योरी कौन सी है? एक्सपेक्टेशन थ्योरी। हमें लग रहा है कि इकोनॉमिक रिसेशन आने वाला है तो शॉर्टर टर्म की यील्ड ज्यादा हो जाएगी लॉन्गर टर्म की यील्ड से। नेक्स्ट, मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी। लॉन्गर और शॉर्टर टर्म की डिमांड पर डिपेंड करता है कि हम लोगों ने क्या रखना है। अगर ज्यादातर लोग लंबे अरसे के लिए उधार ले रहे हैं तो हम लॉन्गर टर्म का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे ताकि लोग और लोगों की डिमांड को कम करके इक्विलिब्रियम कायम किया जा सके डिमांड और सप्लाई में। तो भाई शॉर्टर टर्म की क्या बढ़ जाएगी, रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी फिर हम उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। तो इसीलिए इन दोनों के जो इंटरेस्ट रेट है ना वो आपस में मैच करते हैं, एक जितने रहते हैं तकरीबन। समझ लगी? एक जितने क्यों रखते हैं? ताकि लोग बहुत ज्यादा एक की डिमांड को बूस्ट या दूसरे की डिमांड को डिक्लाइन तक ना ले जाएं। यील्ड कर्व में कोई मसला है तो मुझे बता सकते हो आप लोग। सर मतलब क्या कहते हैं, नॉर्मल और इन्वर्टेड जो है वो हमारा इकोनॉमी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और जो नॉर्मल फ्लैट है उसमें जो नॉर्मल और इन्वर्टेड है। नॉर्मल तो बताता है ना, नॉर्मल तो वैसे ही पता है ना कि जो अपनी लिक्विडिटी को इंश्योर करना चाहते हैं वो शॉर्टर टर्म के लिए पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो उनको पैसे भी कम मिले, रिटर्न भी कम मिलेगा और लॉन्गर वालों को रिटर्न ज्यादा मिलेगा। लेकिन अच्छा ओके, मार्केट में क्या होने वाला है? रिसेशन आने वाला है तो ये हमें बताता है कौन? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। और मार्केट ट्रांजिशन एक स्टेबल इकोनॉमी, एक फ्री ऑफ मार्केट इकोनॉमी, एक जिसे बोलते हैं, क्या नाम होते हैं इसका, क्या बोलते हैं इसे इकोनॉमी को? मैंने भी आप लोगों को बताया भी है। ट्रांजिशन। नहीं, ट्रांजिशन तो है ही है, प्लान्ड इकोनॉमी। क्लियर है? ठीक है। यहाँ तक कोई मसला है तो मुझसे बताओ। और सब बच्चों ने मुझे वो जिसे कहते हैं नहीं नोटिफिकेशन देना है कि मतलब उनको समझ आई है या नहीं है। ओके, तला को समझ आई है, हसन को भी आई है, अंडरस्टैंड, यस। अब्दुल्ला, उकाशा ऑन। गैप एक्सपोजर क्या?
बच्चों अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, मैचिंग, कि जिस टाइप का आपकी एसेट्स है उसी टाइप की आपकी क्या होनी चाहिए, लायबिलिटीज, तो आप उनको क्या कर लो, मैच। तो बच्चों जब आप उनको मैच करते हो ना, तो उनके दरमियान जो डिफरेंस है ना, उसको बोलते हैं गैप, उसको क्या बोलते हैं, गैप। जैसा कि देखो, मेरे पास 1 लाख के इंटरेस्ट बेस्ड एसेट्स थे और 80,000 की इंटरेस्ट बेस्ड लायबिलिटीज थी, और दोनों में मुझे फ्लोटिंग रेट था, तो मैंने इनको क्या कर लिया, मैच। और अब कितने का एक्सपोजर है, 20,000 का एक्सपोजर है। मेरे पास 1 लाख के थे एसेट्स और 1,30,000 की थी लायबिलिटीज। मैंने इनको जब मैच किया तो ये 30,000 का क्या आ गया, नेगेटिव। तो एक होता है पॉजिटिव गैप एक्सपोजर और एक होता है नेगेटिव गैप एक्सपोजर। मैं आप लोगों से पूछता हूं, तलहा यकूब से, उकाशा से, असफन से, ओन शाहिद से, आप लोग मुझे जरा इतना बताएं, अली चीवा तुमने भी, पॉजिटिव जिनका गैप एक्सपोजर पॉजिटिव है, उनको इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का खतरा है या कम होने का, और जो नेगेटिव गैप एक्सपोजर वाले हैं उनको इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का खतरा है या कम होने का, ये मुझे बताओ। जी बच्चों, बच्चों जिनका जिनका पॉजिटिव गैप एक्सपोजर है, पॉजिटिव गैप एक्सपोजर का मतलब है उनकी ज्यादा एसेट है लायबिलिटीज से, तो ऐसे बिजनेसेस को कम होने का नहीं खतरा होता। हाँ, कम होने का खतरा होता है, क्यों, क्योंकि इनके तो इंटरेस्ट बेस्ड एसेट्स हैं, लेकिन जिनका नेगेटिव बैलेंस है उनकी लायबिलिटी ज्यादा है, लायबिलिटी में तो पे करना पड़ता है, तो पे करने वालों को तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का खतरा है। जो पॉजिटिव गैप एक्सपोजर वाले हैं उनको इंटरेस्ट रेट के कम होने का, और जो नेगेटिव गैप एक्सपोजर वाले हैं उनको इंटरेस्ट रेट के कम होने का खतरा है। कुछ एग्जामिनर की ना गंदी बीमारी है, वो ना रिस्क के साथ ना हर जगह कई दफा एक्सपोजर लिख देता है। एक्सपोजर का लफ्जी मतलब तो अगर कहा जाए तो वो इतना ज्यादा कुछ भी नहीं होता। एक्सपोजर का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, रिप्रेजेंट करना ही है ना। वो कह देते हैं रिस्क एक्सपोजर। आप लोगों के पास ना एक एमसीक्यू है, आप लोगों ने वो किया भी है, शायद आप लोगों को उस दिन मैंने वो दिया नहीं था, अब करके आना है आप लोगों ने। रिस्क एक्सपोजर वो कहता है लीडिंग एंड लैगिंग is used to reduce risk exposure। बच्चों ने इतना ज्यादा फोकस ही नहीं किया और बच्चों ने इस पे लगा दिया ट्रू। तो बच्चों ये ट्रू कैसे हो गया, लीडिंग एंड लैगिंग फॉरेन करेंसी का टॉपिक है और वो भी इंटरनल हेजिंग मेथड है, ट्रांजैक्शन रिस्क को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ वो कह रहे हैं रिस्क एक्सपोजर। तो बच्चों एक्सपोजर का मतलब एक ही है आपके इंटरेस्ट रेट में। एक्सपोजर का मतलब होता है जब आपके एसेट और लायबिलिटीज का डिफरेंस। तो ये इंटरेस्ट रेट का टॉपिक है। तो लीडिंग एंड लैगिंग आर नॉट द मेथड्स टू सॉल्व दिस रिस्क एक्सपोजर। When the examiner is talking about risk exposure, he is trying to talk about gap exposure। तो वो हर जगह गैप एक्सपोजर नहीं लिखेगा, अगर वो एक्सपोजर लिख भी देता है तो इट इज द रिस्क एक्सपोजर। तो ये सीधी जो लाइन है ना, ये आप लोगों की बुक की लाइन है। ओके, आर यू डन गाइस, आगे चलूं, आगे चलूं, यस सर, ओके, यस यस। जी तो पढ़ना शुरू करो इसे, उकाशा। The degree to which a firm is exposed to interest rate risk can be identified by using the method of gap analysis.
Gap analysis is based on the principle of grouping together assets and liabilities which are sensitive to interest rate changes according to their maturity dates. Negative gap and the positive gap. Negative gap. A negative gap occurs when a firm has a larger amount of interest-sensitive liabilities maturing at a certain time or in a certain period than it has interest-sensitive assets maturing at the same time. The difference between the two amounts indicates that the net exposure. Positive gap. There is a positive gap if the amount of interest-sensitive asset maturing at a particular time exceeds the amount of interest-sensitive liabilities maturing at the same time. Which a negative gap, the company faces exposure if the interest rate rise by the time of maturity. With a positive gap, the company will lose out if interest rate fall by maturity. Okay, are you done, guys? ये बहुत ही आसान था that we have completed, and now we are going to move forward towards the next topic, that is the basis risk. कोई बच्चा मुझे जल्दी से, ये बस यही है, खत्म हो गया टॉपिक, जल्दी से मुझे बता दे कि ये जो बेसिस रिस्क है, ठीक हो गया। अभी तो मैं बेसिस रिस्क पढ़ाने लगा हूं, मैंने पहले ये बेसिस रिस्क कहाँ पढ़ाया है, मुझे सिर्फ वो टॉपिक का नाम जानना है। जहां मैंने बेसिस रिस्क पढ़ाया वो बेसिस कुछ और होता है, ये बेसिस कुछ और होता है। ओके, और किसी को याद नहीं था? ये जो अपकमिंग मंडे आ रहा है ना, मंडे वाले दिन आप लोगों का टेस्ट है इस पूरे चैप्टर का, ऑनलाइन वालों का भी, और मेजोरिटी बच्चे फिजिकल आके टेस्ट देके जाएंगे एकेडमी में। सिर्फ जो बच्चे घर गए हुए हैं सिर्फ उनको अलाउ है ऑनलाइन टेस्ट देना। बात समझ आ गई? जाहिल इंसान, पूरी क्लास बैठी हुई है और एक बंदा सिर्फ मुझे बता रहा है कि बेसिस पहले कहां पढ़ा था। दिस इज द बेसिस रिस्क जो हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक के अंदर पढ़ा था, और मैंने बताया था इसके बारे में कुछ कि बेसिस रिस्क वहां एक ऐसा रिस्क है जिसकी वजह से कभी भी आप करेंसी को फुली हेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा रहेगा, आपको नहीं पता करेंसी ने फेवरेबली मूव करना है या एडवर्सली मूव करना है। तो जो आज का स्पॉट रेट है और जो फ्यूचर रेट होगा उसके दरमियान जो डिफरेंस फ्लक्चुएशन है वो बेसिस रिस्क है, और वो तो हमेशा होगी, फेवरेबल भी और एडवर्स भी। मुश्किल था? मैं जरा आप लोगों को खींचता हूं ना, तुमने तो ऐसे ही कहना है हसन मुमताज। ये कौन सा हसन था? हसन मुमताज या हसन लूलू? सॉरी, लूलू नहीं, मुंह से निकल जाता है। बेटा तुम भी आजकल लूलू ही बने हुए हो, तुम भी कम नहीं हो। ओके ओके करते रहते हैं, आता जाता कुछ है नहीं। हम्म सर ये बेसिस रिस्क क्या है? वो था फॉरेन करेंसी का बेसिस रिस्क, ये किसका बेसिस रिस्क है? इंटरेस्ट रेट्स का। दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या कॉमनैलिटी है?
कि दोनों की वजह से ना आप इंटरेस्ट रेट को फुली हेज कर सकते हैं और ना ही फॉरेन करेंसी के रिस्क को फुली हेज कर सकते हैं। ये सेम है दोनों में, तो डिफरेंट क्या है? वहां था करंट स्पॉट रेट और फ्यूचर रेट का जो डिफरेंस है वो होता है क्या? बेसिस रिस्क। वो क्या होता है? बेसिस रिस्क। और यहाँ बेसिस रिस्क क्या है? इधर देखो जरा बच्चों, आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है ना, वो पता किस पे मिलता है? वो मिलता है लाइबर प्लस पे। लाइबर क्या है? लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। बच्चों ये वो रेट है जो फिक्स है, बैंक्स आपस में जो ट्रांजैक्शन करती है ना वो लाइबर पे करती है। तो ये वो एक मिनिमम रेट होता है आपको जैसा कि मैंने गाड़ी लेनी, मुझे लाइबर प्लस कुछ और चार्ज किया जाएगा। एक बंदा उसने स्टडी के लिए लोन लेना है, उसे लाइबर प्लस कुछ और चार्ज किया जाएगा। एक बंदा है उसने लाइबर प्लस घर होम फाइनेंसिंग के लिए लोन लेना है, उसको कुछ और चार्ज किया जाएगा। पाकिस्तान में इसको बोलते हैं काइबर। बाजार में चले जाए वो आपको कहेंगे, आप कहेंगे सर कितनी परसेंटेज है, तो आप पहले ये पूछेंगे सर काइबर क्या चल रहा है, क्योंकि काइबर के ऊपर प्लस करके उन्होंने आपको देना है, वो होता है प्रीमियम। काइबर कराची इंटरबैंक ऑफर रेट और लंदन में से लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट कहा जाता है और पाकिस्तान में इसको काइबर कहा जाता है। समझ लग गई? ये ना हो कि वहां जाके आप लोग पूछना शुरू कर दे सर लाइबर क्या है, कब वो लंदन का एल दिखा दे पता भी नहीं लगना, तो काइबर ही पूछना, पाकिस्तान में काइबर बोलते हैं इसे। तो सर ऐसी भी क्या वजूहात है जिसकी वजह से लाइबर जो है उसको, मतलब जो बेसिस रिस्क है क्या बच्चों, जो देखो वो कहते हैं लिसन, बेशक तुम साइज मैच कर लो एसेट का और लायबिलिटीज का, क्योंकि मैंने अभी बताया ना सेम टाइप ऑफ इंटरेस्ट एसेट पे होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ इंटरेस्ट किस पे होना चाहिए? लायबिलिटी पे, मैचिंग। उन्होंने उसने कहा लिसन, बेशक तुम साइज मैच कर लो अपने एसेट्स को और साइज मैच कर लो अपनी लायबिलिटीज को, फिर भी एक रिस्क रहेगा, वो बेसिस रिस्क है। मैंने कहा वो क्यों? उसने कहा लिसन, एसेट्स के ऊपर जो 6 माह का लोन है उस पर लाइबर 6 माह का होगा, जो 1 साल का लोन है उसके ऊपर लाइबर 1 साल का होगा, तो लाइबर तो चेंज होंगे। बेशक तुम फ्लोटिंग रेट पे डेट लो बट दोनों का लाइबर क्या होगा? चेंज। तो दोनों का जब लाइबर चेंज है तो तुम्हारी मैचिंग के बाद भी थोड़ा रिस्क क्या रहेगा? रहेगा। बेशक तुम दोनों डेट फ्लोटिंग रेट वाली क्यों ना ले लो, बेशक तुम दोनों फिक्स वाले क्यों ना ले लो, क्योंकि लाइबर ही चेंज है। 3 माह वाले का लाइबर कुछ और, 5 माह वाले का लाइबर कुछ और, 6 माह वाले का लाइबर कुछ और, साल वाले का लाइबर कुछ और। बात समझ आई आप लोगों को बच्चों? पढ़ो इसे उकाशा। बच्चों आपको लाइबर काइबर समझ आया और बेसिस रिस्क समझ आया। ये एक ऐसा रिस्क है जिसकी वजह से आप अपनी मतलब इंटरेस्ट रेट फ्यूचर को कभी भी हेज नहीं कर सकते। मैंने इसका मैसेज देखा नहीं, वेट अ मिनट। हाँ, साइज एंड ड्यूरेशन सेम हो जाए, ठीक है, साइज एंड ड्यूरेशन सेम हो जाए लेकिन डिफरेंट मैच्योरिटी, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना। ये तो मतलब इम्पॉसिबल है। इतनी ज्यादा लायबिलिटीज और इतने ज्यादा एसेट्स को जिसे कहते हैं ड्यूरेशन सेम करना उनकी इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अच्छा चलो ड्यूरेशन सेम भी हो जाती है, आपको पता है लाइबर और काइबर सिर्फ साइज पे या ड्यूरेशन पे मैटर नहीं करते। मैंने अभी आपको बताया है क्या कि गाड़ी लेने वाले बंदे को प्लस कुछ और मिलता है, उसको कुछ और मिलता है, उनका चलो लाइबर सेम हो जाएगा, प्रीमियम अलग हो जाएगा। तो फुली फ्लोटिंग रेट भी तुम एसेट और लायबिलिटीज ले लो या फिक्स भी ले लो, एक रिस्क रहेगा, दैट इज द बेसिस रिस्क। आप समझ आई तलहा? ओके ओके बच्चों, पढ़ो इसे उकाशा
Basis risk. It may appear that a company which has size matched asset and liabilities and is both receiving and paying interest may not have an interest rate exposure. वो कहता है इट मे अपीयर, लगता है कि जिनके साइज मैच एसेट एंड लायबिलिटीज है उनको कोई एक्सपोजर नहीं है। समझ लग गई? क्योंकि उनके तो साइज मैच एसेट एंड लायबिलिटीज है, जैसा कि 1 लाख के मेरे एसेट्स हैं और 1 लाख की लायबिलिटीज। पहले तो था ना कि एसेट ज्यादा या लायबिलिटीज ज्यादा, लायबिलिटीज ज्यादा है तो नेगेटिव, और अगर एसेट ज्यादा है तो पॉजिटिव गैप एक्सपोजर। तो कहते हैं अगर साइज मैच्ड एसेट है तो कोई एक्सपोजर नहीं, लेकिन एक्सपोजर फिर भी होता है। नेक्स्ट। However, the two floating rates may not be determined using the same basis or benchmark. For example, one loan may be linked to 1 month LIBOR and the other to 6 month LIBOR. नेक्स्ट। Basis risks make it unlikely that the two floating rates will move perfectly in line with each other. As one rate increases, the other rate may change by a different amount or may change later. वो कहते हैं कि बेसिस रिस्क, आपको लगता है कि दो फ्लोटिंग रेट इन लाइन मूव करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर एक बढ़ता है ना तो दूसरा किसी और अमाउंट से बढ़ता है, या किसी थोड़ा लेट बढ़ता है या थोड़ा पहले बढ़ता है। तो इसीलिए क्योंकि लाइबर पे डिपेंड करता है आपका लोन, तो आप एसेट को साइज मैच भी कर लो, एक्सपोजर रहेगा, और जब एक्सपोजर रहेगा तो इंटरेस्ट रेट का रिस्क भी हमेशा रहेगा, तो आप इसको खत्म नहीं कर सकते। तो मतलब लाइबर जो है वो काइंड ऑफ लोन पे डिपेंड करता है, मतलब आप किस तरीके का लोन है। नहीं, एसेट और लायबिलिटी का तो चेंज होता है ना, तो लायबिलिटीज का भी अलग हो सकता है। एक लायबिलिटी इस वक्त तुमने 6 माह के लिए ली है, एक 4 माह के लिए ली है, एक साल के लिए ली है, तीनों का लाइबर अलग, फिर पर्पज अलग, तो प्रीमियम भी अलग। बेशक तुम लाख की लायबिलिटी तो लाख की एसेट क्यों ना कर लो, फिर भी एक्सपोजर रहेगा। दैट इज द बेसिस रिस्क। लाइबर क्या होता है, पढ़ो। LIBOR or the London Interbank Offered Rate is the rate of interest applying to wholesale money market lending between London banks. There are different LIBOR rates for loans and deposits with different maturities. ओके बच्चे, इसको काट दो। इंटरेस्ट रेट साहब आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, ये मैंने पढ़ा दिया है पीछे, तो इसको दोबारा ये वही लिखा हुआ है। बात समझ आ गई? इसके बाद तुम बेटा मिनट बच्चों। अहमद, या ऐसा करो कि तुम हेलो, तुम उनको कह दो कि अभी क्लास में आ सकते हैं तो आ जाए, बिकॉज मुझे मतलब F4 वाले F5 वाले क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे। मेरा ख्याल नहीं है कि मैं इनकी क्लास लूँ आज। ये क्वेश्चंस वगैरह कर लें अपने पुराने। 15 मिनट में क्लास स्टार्ट। हाँ बच्चों, इधर देखो, सबके जहन में एक क्वेश्चन क्यों नहीं आया स्वैप पढ़ाते हुए, जो कि हर बच्चे के जहन में आना चाहिए था। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है कि कोई बच्चा मुझसे वो सवाल कर ले, क्योंकि अब मैंने उसी सवाल का जवाब देना है। अब आप तो बेशर्म थे, आपने तो मुझसे सवाल पूछा नहीं। सवाल पूछ लेते तो ये मुझे टॉपिक ना करवाना पड़ता, मैं उसी टाइम जवाब देता और फारग हो जाता। लेकिन अब मैं सवाल भी लिखवाऊंगा और उसका जवाब भी लिखवाऊंगा। वो कहते हैं कि तुम लोगों को लगता है कि लाख के तुम्हारे एसेट है और लाख की तुम्हारी लायबिलिटीज है, तो जीरो एक्सपोजर। गलत। जीरो एक्सपोजर कभी भी नहीं आएगा। वो कहते हैं दोनों के लाइबर डिफरेंट है, प्रीमियम डिफरेंट है, तो दोनों के दरमियान एक्सपोजर फिर भी रहेगा, तो रिस्क फिर भी रहेगा, क्योंकि लाइबर अलग है ना। मे नोट, आप लोगों को कहते हैं इट अपीयर्स, आपको लगता है। बच्चों कोई अच्छा क्वेश्चन कर ले, जल्दी करो, सोचो। स्वैप में ऐसा क्या मसला था जो आपने हाईलाइट नहीं किया? जल्दी करो।
जी हाँ, बेसिस रिस्क वो रिस्क है जो कभी भी खत्म नहीं होता, और वो क्यों रहता है? क्योंकि मैचिंग के बाद भी जो रिस्क बचा रहता है, हेजिंग के बाद भी जो रिस्क बचा रहता है, दैट इज द बेसिस रिस्क। बच्चों नहीं ज़हन में आ रहा? हाँ, यकीनन ये बुक से देख लिया होगा तला यकूब तुमने, वरना तुम्हारे ज़हन में भी ये कहाँ से आ गया? सही बताना, तेज मत बनो, रोजा है, झूठ ना बोलना। बताओ तला यकूब। ओके बच्चे, तो देखो, हमने बैंक से फ्लोटिंग रेट पे डेट लिया, फिर हमने एक बंदा ढूंढा, उसको फिक्स दिया, उसने मुझे फ्लोटिंग दिया और वो मैंने बैंक को दिया। तो क्या मैं एक टाइप ऑफ लोन को चेंज करके दूसरी टाइप ऑफ लोन में कन्वर्ट नहीं कर सकता था? तुम्हें लग ही रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाने हैं, तो तुम फ्लोटिंग रेट डेट खत्म ही कर लो। तो बैंक को ही कहोगे भाई अब मैंने फ्लोटिंग नहीं है, मैंने फिक्स लेना है। तो तुम टाइप ऑफ इंटरेस्ट चेंज करने की बजाय स्वैप करने क्यों जा रहे हो? ये क्वेश्चन था। ये लो बच्चों, ऊपर ही क्वेश्चन लिखे बड़े हैं, ये भी नहीं करना क्योंकि ये भी मैंने कल पढ़ा दिया हुआ है। ये स्वैप की तीनों लाइनें नहीं करनी। ये था बच्चों, वाई बोदर टू स्वैप, स्वैप ही करने क्यों गए? तो ये दो सवाल है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नोट्स बनाए किसने? ये नोट्स हैं सर शुएब यकूब के, लेकिन जब हमने पेपर दिया था तब ये नोट्स नहीं हुआ करते थे, तब एक छोटी सी चुन्ने मुन्ने से नोट्स होते थे। हमने पेपर दिया तब F9 में, अगर आप पुराने किसी से, आपकी कोई सिस्टर कोई भाई पढ़ा है तो आप उससे पूछेगा, F9 इंटायर थ्योरेटिकल की बजाय न्यूमेरिकल था, उसमें थ्योरी टेस्ट नहीं होती थी। तो हमारे नोट्स भी बिल्कुल ऐसे ही बने हुए थे। 1.5 साल पहले जो पेपर आया उसके अंदर उसने इतनी ज्यादा थ्योरी टेस्ट की कि F9 का रिजल्ट पूरी दुनिया में पहली दफा 40% रहा, हालांकि इसका रिजल्ट 55-60 तक रहता है। तो उसके बाद सर ने अपने नोट्स को अपडेट किया। तो हमने क्या किया, पास पेपर्स के जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको इस नोट्स के अंदर डाल दिया, मैंने और एक लड़की एमन थी उसने, क्योंकि ये नोट्स तो करने ही करने हैं। तो पास पेपर में कई दफा बच्चे होते हैं थ्योरेटिकल पार्ट छोड़ देते हैं, तो लेकिन बच्चों ये तो नहीं छोड़ सकते ना, बिकॉज ये तो करना ही करना है। तो हमने ये क्वेश्चन यहाँ ऐड कर दिए। ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये आपके टेक्निकल आर्टिकल का पार्ट भी थे, और एग्जामिनर ने 2-2 नंबर के एक्सप्लेन करने के लिए पेपर में पूछे भी थे। मतलब दोनों के 4 नंबर थे, जवाब इनका मिलता जुलता ही था, एक ही जवाब आप लोगों ने देना था। ठीक है, तो ये 4 नंबर के एग्जामिनर ने टेस्ट किया। इसे अजाब नहीं तलहा, इसे कॉन्सेप्ट कहते हैं। थेरी ही कॉन्सेप्ट है, याद रखना, कैलकुलेशन कहीं पे इस्तेमाल नहीं होती। थेरी ही कॉन्सेप्ट है, और थेरी ही आपको, हाँ, सीआर के अंदर 4 नंबर का लिखना था, तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया ताकि बच्चों को बता दिया करो। पहले दोनों क्वेश्चंस पढ़ो उकाशा। Why do the companies bother swapping interest payments with each other? Why Why do the don't companies they bother swapping interested payments with each other? Next. why don't they just terminate their original loan and take out a new one? दोनों में से कोई भी सवाल पूछ रहे, आंसर क्या होता है? सेम। लेकिन एग्जामिनर ने दोनों एक ही दफा पूछे थे, सेम, तो एक ही जवाब लिखना था। पार्ट ए पार्ट बी नहीं था, ए पार्ट था, ये 2 क्वेश्चन थे, इनका जवाब एक ही था, 2-2 4 नंबर का। पढ़ लो जवाब इसका। The answer is that the transaction costs may be too high. आवाज ना है। Terminating an original loan early may involve a significant termination fee, and taking out a new loan will involve issue cost. बस रुको Arranging. रुको रुको Okay. बच्चों, मेरे ना 13 लाख रुपया मिजान बैंक में पड़ा है। मैं सोच रहा था कि उसको ना निकलवा के ना एक प्लॉट ले लूं, वैसे मैं सोच नहीं रहा था क्योंकि 13 लाख का कोई प्लॉट नहीं आता। तो मैं बैंक वालों के पास गया, मैंने कहा कि भाई मैंने अपने पैसे निकलवाने हैं। उन्होंने कहा सर आप निकलवा लें, क्योंकि आप मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ करवा रहे हैं, तो आपको ना
ये जो 13 लाख रुपए है ना, इसके बदले में हम 47,000 की कटौती करेंगे। है तुम लोगों का बेड़ा गर्क, इतनी कटौती। गरीब, पुअर्टी, समझ लग गई? तो बच्चों याद रखना, जब एक लोन को खत्म करके आप दूसरा लोन करते हो ना, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ती है, ठीक है, इशुएंस कॉस्ट पड़ती है। दैट्स व्हाई लोग स्वैप को ज्यादा सस्ता समझते हैं और उसको अरेंज करना आसान होता है, इसीलिए वो स्वैप को की तरफ चले जाते हैं, इसकी तरफ नहीं चले जाते बैंक। और बच्चों बैंक में बार बार आप टाइप ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं चेंज करवा सकते ना, ठीक है, इतनी ज्यादा इशुएंस कॉस्ट, इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ जाएगी। दैट्स व्हाई यू बोथ स्वैप। नेक्स्ट। Arranging a swap can be significantly cheaper, even if a banker is used as an intermediary, because the banker is simply acting as an agent on the swap arrangement and has to bear no default risk. The arrangement fee can be kept low. शाबाश। तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्वैप, दिस इज स्वैप। कर लोगे बच्चों? नीचे है, ये भी रीजंस है। किसके? 3 रीजन तो आपको ये पढ़ाए थे ना, इंटरेस्ट रेट के चेंज होने के रीजन। एक रीजन फिस्कल पॉलिसी भी है, इसको मैंने यहां नहीं करवाना, क्योंकि जब मैं इकोनॉमिक्स की रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो वहां फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, और ये वैसे ही यहां पर डाल दिया गया है। हाँ, अगर सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर पेपर में वो आपसे पूछ ले कि वाई डिफरेंट मैच्योरिटी के लोन, उनका इंटरेस्ट रेट डिफरेंट क्यों होता है, तो कौन कौन सी थ्योरीज उसका रीजन है, तो पेपर में उसने एमसीक्यू पूछ लिया, तो उसके अंदर एक फिस्कल पॉलिसी भी थी, तो बच्चे उस पर नो लगा के आए। नहीं बच्चों, ये चारों ही रीजन है। चौथा रीजन आपको पढ़ाया यहाँ इस वजह से नहीं जा रहा, क्योंकि अभी आपको फिस्कल पॉलिसी का नहीं पता, जो कि मैं इंशाल्लाह आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा। तो ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको काटना नहीं है, ये मैं वैसे अभी काट रहा हूं, ये इसके ऊपर लिख दो पी, ये पेंडिंग में है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जिस दिन मैं आपको इकोनॉमिक्स की रिकॉर्डिंग भेजूंगा। अल्लाह हाफिज। ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। कल का काम क्या है? कल वैसे मैंने कल और परसों की ना मेरी क्लासेस थोड़ी लेंथी होंगी, ठीक है, और इतवार वाले दिन तो ज्यादा लेंथी होगी, 3-4 घंटे की क्लास होगी। तो मैंने 2 दिनों में अपना एक मेजर जो चैप्टर है ना उसको आधा कंप्लीट करना है, और आप लोगों ने घर से जो रिमेनिंग एमसीक्यू है जो दिए हैं ना, उसके अलावा जितने भी एमसीक्यू, जितने भी एमटीक्यू है ना, वो सारे के सारे इंटरेस्ट रेट में से, ऑप्शन या फ्यूचर्स वगैरह में से है, जो हमने कल और परसों पढ़ा है, तो आपने उसमें से करके लेके आने हैं, ठीक है। ये चैप्टर वाइंड अप हो गया। बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को तैयार करना है। वी हैव टू स्कोर 14 मार्क्स फुल इन दिस चैप्टर, इंशाल्लाह। थर्ड पार्टी ना मिले तो ये ऑप्शन है कि फिर आप स्वैप नहीं कर सकते, फिर आपको इश्यूएंस कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। अब जैसा कि पाकिस्तान के अगर एग्जांपल ले लो, पाकिस्तान में स्वैप इतना है ही नहीं, थर्ड पार्टी मिलती ही नहीं है, तो हम एक टाइप का चेंज करवा के दूसरे टाइम में कर लेते हैं, या उसी टाइम में रहने देते हैं, क्योंकि हम 47,000 की इश्यूएंस कॉस्ट या ट्रांजेक्शन कॉस्ट को बियर नहीं कर सकते। बच्चों मिसलिनियस टॉपिक्स में उस दिन सेंड करूंगा जिस दिन पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। अब तो पढ़ाने के लिए कुछ है, ये उस दिन पता लगे। आप लोग इसको छोड़ दो, मिसलिनियस टॉपिक्स पे चले जाओ, वो तो कभी भी तैयार किए जा सकते हैं, 2-2 3-3 मिनट के हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय। कैप्लन किट के, कैप्लन किट के क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों ने, कैप्लन किट के। ओके सर जी, पॉजिटिव गैप जरा बताएंगे। पॉजिटिव गैप का मतलब है जब तुम्हारे एसेट्स ज्यादा लायबिलिटीज कम हो तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, दैट इज अ पॉजिटिव गैप। और पॉजिटिव गैप में क्योंकि एसेट्स हैं तो एसेट्स वालों को इंटरेस्ट रेट के कम होने का डर है। ओके ठीक अल्लाह है हाफिज जी। वो रिमेनिंग एमसीक्यू का वो कैप्टन से करें यस। इसके। सारे सीआर, सॉरी सीआर नहीं, सारे एमटीक्यू और सारे एमसीक्यू। ठीक है ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज।